कहानी की शुरुआत ही हमारे ड्रामे के हीरो जुलियन से होती है, जो कि शाही फैमिली का एडॉप्टिव सन है और माफिया बॉस भी। आज एक ग्रैंडपा की फ्यूनरल थी और इसने उनके जो ब्लड रिलेटेड रिश्तेदार नहीं थे उन्हें घर से ही निकल जाने का ऑर्डर दे दिया होता है कि आप लोग ये मत समझ लेना कि आप लोगों को उनकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी हिस्सा मिलेगा। यही देखते देखते नींद आ गई थी कि प्लीज़ हमें घर से बाहर मत निकाले, हमारे तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कहीं आप डर तो नहीं रहे हैं कि मेरा भाई बड़े होके ग्रैंडपा की सारी प्रॉपर्टी संभाल ही ना ले? वैसे भी आप तो एडॉप्टिव सन ही थे उनके। ये सुन के अब इसे गुस्सा आ जाता है कि ठीक है, अगर आप लोग इधर रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सारी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे से देनी पड़ेगी। ये कहने के साथ ही वो इसे फोर्सफुली किस करने लग गया था, जो कि जल्दी से ही उसके लिप्स पे बाइट कर लेती है। अब वो भी नींद से कह देता है कि ठीक है, तुम्हारी परफॉर्मेंस से मैं खुश नहीं हुआ हूँ, सो आप लोगों को इधर रहने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिलनी है। ये कहता हुआ जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था तो निंग अब जूलिन की रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ अब की बार आप चाहे जो भी करने को बोलेंगे ना, मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। बट ना, वो अब की बार नहीं सुनने वाला था। इसे धक्का देता हुआ अपनी गाड़ी में बैठ के जाने लगता है। अब वो तो इसकी गाड़ी के पीछे ही भागना शुरू कर देती है। ये अब अपने असिस्टेंट से कहता है कि देखो, ये भी मेरी तरह एम्बिशियस है ना, बचपन में मैं भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ करता था। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब इसका फ्रेंड, बस एक फ्रेंड ही था, ये ऑर्फनेज में रहता था, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। ये उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास आता है, बट डॉक्टर होते हैं कि पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं करने वाला हूँ मैं। तब इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। खैर, इसने फिर जैसे तैसे करके एक फ़ाइट में पार्टिसिपेट किया और इन दी एंड इसने काफ़ी सारे पैसे जीत भी लिए थे, जिसके बाद ही ये अपने फ्रेंड का ट्रीटमेंट करवा पाया। इसके बाद इसे ऑर्फनेज में से मिस्टर शाय ने अडॉप्ट कर लिया था। खैर, वो तो जस्ट जूलियन का ही यूज़ करना चाहते थे। उनका अपना बेटा बीमार था और अब्रॉड ट्रीटमेंट करने के लिए गया था कि ये मेरा बेटा बन के पहले सब कुछ हैंडल कर लेगा। अब जब हमारी कंपनी बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगी, सो हम आसानी से जूलियन को अपने रास्ते से हटा लेंगे। यही सारी बातें तो तब जूलियन ने सुन ली थी। इसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। तब से ही इसने अपना मन बना लिया था कि मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे मुझे घर से बाहर निकालते हैं। इसने अपनी मेहनत के बलबूते पे ना सिर्फ इस पूरे सिटी पे राज किया है, बल्कि हर कोई इससे डरता है। अब तो खैर डैड कभी भी इसे कंपनी से बाहर निकालने का सोच भी नहीं सकते हैं। ये इतना डेविल जो बन चुका है। अचानक ही असिस्टेंट से कह देता है कि ज़रा गाड़ी रोकना। अब जैसे ही चुपके से ये उसकी डिग्गी में बैठ गई थी तो ये अब उसे गाड़ी चलाने को ही बोलने लगा था। अब निंग समझ रही होती है कि जूलियन को पता नहीं चलेगा, बट ऐसी कोई भी बात नहीं थी। उसने तो इसे देख ही लिया था। जूलियन इसे डिग्गी में से बाहर निकालने के बाद ही पूछ लेता है कि क्या सच में तुम हमारी फैमिली में शामिल होना चाहती हो? तो ये भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल, और आप जो भी मुझे करने को बोलेंगे मैं वही कर लूँगी, बस आप मेरे भाई का ट्रीटमेंट करवाते रहना, क्योंकि मैं खुद तो जॉब नहीं कर सकती हूँ, अभी स्कूल गर्ल थी। ये भी मान जाता है कि ठीक है, अगर तुम इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टें कर रही हो तो आप लोग हमारे घर में रह सकते हो। ये सुन के तो अब निंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को ही जूलियन को अपने फ्रेंड के साथ बार में बैठे हुए ही दिखाया जाता है, जो कि इससे पूछ रहा था कि वैसे आज तक तो आपने किसी भी लड़की को अपने क्लोज नहीं आने दिया, तो उस लिटिल गर्ल में ऐसी क्या ख़ास बात? ये भला कहाँ उसका जवाब देने वाला था। ये बेचारी, अभी से तो पैसे चाहिए ही होते हैं अपने भाई का ट्रीटमेंट करने के लिए, जैसे तैसे करके पार्ट टाइम जॉब करने के लिए इसी क्लब भी आई होती है। इधर ही एक बंदे ने तो निंग को पकड़ ही लिया था कि अगर तुम पैसे कमाना चाहती हो और तुम्हें पैसे चाहिए तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब इससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अब ये तो उस बंदे को ही डराने लगी थी कि शायद आपको पता नहीं है कि मेरे अंकल कौन है। वेल, जूलियन इसका ब्लड रिलेटेड अंकल नहीं है, क्योंकि वो शाय फैमिली का एडॉप्टिव सन है। कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि कोई मुझे टच करे। देख लेना, अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। इसकी आवाज़ें तो जूलियन ने सुन ली थी। वो तो फ़ौरन से ही इसके पास आके इस बंदे को तो अच्छा खासा सबक सिखा देता है कि मेरी गर्ल को टच करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। अब फिर इसे उठाता हुआ सीधा घर पे ही पहुंच आया था। ये बेचारी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी हो गई होती है। उस बंदे ने इसे बहुत सारी वाइन पिला दी थी।
अब हॉट फील कर रही होती है। वो इसे यहाँ पे आइस लेने को बोलता तो है, बट ये कहाँ मानने वाली थी। फ़ौरन से उसकी शर्ट उतारने ही लगती है। अब वो तो आइस क्यूब्स को अपने मुंह में लेके इसकी बॉडी पे ही मारने लगा था कि जैसे तैसे करके ये बस एक दफ़ा काम डाउन हो जाए, लेकिन वो तो बड़ी ही ज़ोर का इसकी नेक पे बाइट कर लेती है। अब ये गुस्सा करता हुआ उठ खड़ा होता है कि भलाई का ज़माना ही नहीं है, वाइल्ड कैट सी देखो तो सही, वैसे तो छोटी सी है और हरकतें चेक करो ज़रा इसकी। और बस ऐसे ही मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ वहाँ से चलता बनता है। अगले दिन निंग की जैसे ही आंख खुलती है तो देखती है कि इसने तो जूलियन की शर्ट पहनी हुई है। अब इसे सारा रात का सीन याद आ जाता है कि कैसी कैसी हरकतें की थी इसने। एम्बैरेस तो फील कर रही होती है, पैसों की भी ज़रूरत थी, इसे अपने भाई का ट्रीटमेंट जो करवाना था, इसलिए अब सोच लेती है कि ठीक है, रात को उसने मुझे किस करने की कोशिश की थी, हालांकि वो तो इसे काम डाउन करने ही लगा था। अब ये कह देती है कि इसके बदले में मैं ज़रूर उसे कंपनसेट करने को बोलूँगी। अब इसकी जो स्टेप सिस्टर होती है उसका नाम है मिन। वो अपने भाई की नेक पे ये बाइट का निशान देख के पूछ लेती है कि आपको क्या हुआ। और ये देखो ज़रा, यहाँ पे शाय फील करने लगा था रात वाला सीन याद करके। यार इसकी बहन को तो कोई भी ज़रा परवाह नहीं होती है कि शायद किसी मच्छर वगैरह ने बाइट कर लिया होगा। अब इन दोनों बहन भाइयों को देखते देखते ही ऊपर से फिर इसकी भी एंट्री हो गई थी। निंग तो इसे कंपनसेशन के लिए पैसे ही मांग रही होती है कि जो आपने रात को मुझे किस की थी उसके पैसे देने तो बनते ही हैं। अब ये तो साफ देने से मना कर देता है कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, आखिर को क्या ज़रूरत पड़ सकती है इसे। अब ये तो स्कूल पहुंच आई होती है और यहाँ पे इसका एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम क्या है शेंजू, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अटैच लग रहे थे। इनकी पिक्चर्स बना के तो मिन ने अपने भाई को सेंड कर दी थी कि ये देखो, ये तो अपने शायद बॉयफ्रेंड के साथ ही इंजॉय कर रही है। मिन के इसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। जूलियन को तो बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगती है। अब वो फ़ौरन से ही कॉल मिला देते हैं निंग को कि वाकई में तुम्हें पैसे चाहिए हैं तो अभी के अभी आके मुझसे ले लो। एड्रेस का उसने बता दिया था, ये भी पहुंच आई होती है। अब जूलियन का दुश्मन भी कहीं इसी की ताड़ में ही फिर रहा होता है। अब जैसे ही वो जूलियन पे अटैक करने के लिए आता है तो सामने से निंग आ गई थी। उसने एक तरह से उसे बचा तो लिया था। अब इस बंदे ने जो हरकत की थी उसका बदला लेना तो हमारे हीरो का बनता ही था। उसने यहाँ पे अच्छी खासी इसकी कुट लगा दी होती है कि आइंदा के बाद तुम कभी ऐसा करने का सोचोगे ही नहीं। और ये सब कुछ देख देख के तो निंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी कि ओह नो, अब मैंने इससे पैसे मांगे थे, कहीं ये मेरा हाल भी ऐसा ना कर दे, इसलिए घबराहट के मारे पैसे लेना तो भूल ही गई थी। बाकी ये नोट कर लेती है कि ये वाला कार्ड तो इधर ही पड़ा हुआ है। रात को उसी कार्ड को तलाश करने के लिए आ गई थी कि इसी में पैसे होने हैं तो मैं उठा लूँगी, बट वहाँ से तो कार्ड गायब भी होता है। ये अब सोच रही होती है कि वो कहाँ चला गया। अब यहाँ पे हमारा हीरो मन में तो खुशी हो रहा होता है कि देखो कैसे आज निंग ने मेरी मदद करने की कोशिश की थी। मीन के वो सारा पेंट अपनी ड्रेस पे ही गिरा दिया उसने। हो सकता है कि वो मुझे लेके भी वर्रीड होगी। चलो कोई नहीं है, उसने जो पैसे मांगे थे वो मैं उसे दे देता हूँ, बल्कि खुद ही पकड़ाने के लिए वहाँ से जाने ही लगा था। इधर मॉम कह रही होती है कि देखो तुमने अपनी सारा यूनिफॉर्म ख़राब कर लिया और अपनी ड्रेस भी गीली करके आई हो, आखिर को तुम्हें हुआ क्या, ये सारी बात का बता देती है। और ये भी कहने लगी थी कि वो जो पेंट था ना वो तो मैंने इसलिए खुद के ऊपर गिराया था कि शायद कि उसी चीज़ को देखते हुए जूलियन मुझे पैसे पकड़ा देगा, बट उसने मुझे पैसे दिए ही नहीं। कितना ज़्यादा खड़ूस था ना वो। ये सारी बातें तो जूलियन ने सुनी थी। अब उसे गुस्सा आ जाता है कि अच्छा तो पैसों की खातिर ही तब ये मेरी हेल्प कर रही थी, मीन के इसे मुझसे कोई भी हमदर्दी नहीं थी। अब देखता हूँ कि मैं इसे पैसे कैसे देता हूँ। इसने तो अब साफ इरादा बना लिया था कि इसे तो मैंने तंग करके ही रहना है। अगले दिन स्कूल जाते हुए फिर से इसे पैसे मांगने के लिए आ गई होती है कि आप भूल गए थे। वो भी कह देता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए हैं तो जो मैं करने को बोलूँगा वही करना पड़ेगा, फ्री में तो नहीं मिलने वाले हैं। अब इसे कह देते हैं कि आज दोपहर के वक्त ही मैंने तुम्हारी एक जॉब का अरेंज कर दिया है, वहाँ पे पहुँच जाना अगर वाकई में तुम्हें पैसे चाहिए हैं तो। ये कहता हुआ वो तो फिर ऑफिस चला गया था। इस बेचारी को दोपहर के वक्त ही उसने कहीं और नहीं बल्कि क्लब में ही बुलवाया होता है, खुद भी एक लड़की के साथ मस्तियाँ करने में ही बिजी। इसके मन में तो ये बात बैठ जाती है कि ये तो एक नंबर का प्ले बॉय है। देखो अब यहाँ पे मुझसे क्या काम करवाता है। अब अचानक ही इसका एक क्लाइंट आ जाता है। उसने तो इसे कह दिया था कि तुम्हारी ये जॉब है कि तुमने इस क्लाइंट को खुश करना है। अब ये क्लाइंट साहब होते हैं कि निंग से बदतमीजी करने लग गए थे, उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी पिलाते हैं। इसने भी गुस्से में आके वाइन की बोतल उसके सर में ही दे मारी थी। अब ये साहब तो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे कि मैं यहाँ पे तुमसे पहले आराम से बात कर रहा था और देखो तुमने मेरा क्या हाल किया।
ये सब कुछ तो यूलिन को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा होता है। खैर अपनी गर्ल को वो किसी और को टच कैसे करने दे सकता था। अब जब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो वो खुद ही आके अपने क्लाइंट को साइड पे कर देता है कि ठीक है, मैंने कहा था कि ड्रिंक के लिए उसे यहाँ पे बिठा लेना, बट ऐसा तो नहीं कहा था कि तुम बदतमीज़ी करने लग जाओ। जो हम कॉपरेशन करने वाले थे अब तो उसे भूल ही जाओ, समझे तुम। इसके बाद ही सीधा इसे अपनी गाड़ी में लेके आ जाता है कि अपनी ड्रेस उतारो। ये हैरान हो परेशान कि क्या क्या कह रहे हो आप। अब तो उसने इसे पकड़ ही लिया था। उसे सीधा परवर्ट और न जाने क्या क्या कहने लगी थी कि मैंने तो समझा था कि काफ़ी नाइस पर्सन हो गया, बट नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरी गलत फहमी ही थी। खैर वो तो फिर जल्दी से ही इसके हाथों को बांध देता है कि इतनी आसानी से तो मुझे काम नहीं करने दोगी, और इसकी शर्ट इसने फाड़ ही दी थी। एक्चुअली में उस बंदे की वजह से ही इसकी कमर पे ही चोट लग गई होती है। अब इसे भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन लिन ने तो नोटिस कर लिया था। खैर वो अब जल्दी से इसकी चोट पे मेडिसिन लगा देता है और फिर बाद में अपनी शर्ट से इसे कवर भी करने लगा ताकि तुम सीधा घर जाके आराम करना। इसे फिर रियलाइज़ हो जाता है कि ऐसे ही खामखा में मैंने इसे इतनी सारी बातें सुना दी हैं, ये तो मुझे लेके ही फिक्रमंद लग रहा था। अगले ही दिन फिर अब की बारी इसके काम करने की उसके ऑफिस में होती है। इसे अचानक ही शैनसू की कॉल आ जाती है। आज के दोपहर के वक्त इन्होंने साथ में खाना खाने का प्लान बनाया था, और ये देख देख के गुस्सा आ रहा होता है जूलियन को कि मैं चाहे इसके साथ जितना अच्छा कर लूँ, इसे बचा लूँ, इसे कोई परवाह नहीं है। अब जेलिसी के मारे ही वो कह देता है कि तुम्हें आज दोपहर के वक्त कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है और तुम भी मेरे साथ चल रही हो। असिस्टेंट की थोड़ी बहुत मदद करवा देना। और बस ऐसे ही उसे गाड़ी में लेता हुआ वहाँ से जाने लगा था। ये तो उससे दूर होके बैठती है। अब अचानक ही इसे शेंजू की कॉल आ जाती है। अब ये उसे एक्सक्यूज़ ही कर रही थी कि सॉरी आज मैं नहीं आ पाऊँगी, दोपहर के वक्त मुझे इम्पोर्टेंट काम आ गया था। अब इसकी जेलसी की तो इंतहा हो जाती है। ये तो फ़ोन लेके गाड़ी से ही बाहर फेंक देता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रही हो। अब ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच आए होते हैं। अब आया तो अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए ही था, और ये देख देख के निंग को तो मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि अच्छा तो बस इसी वजह से ही मुझे यहाँ पे लेके आया, और मेरी जो कि डेट थी शेंजू के साथ सारी ख़राब करके रख दी इसने। इसे तो मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। रात को ही अचानक ही चन की तबीयत ख़राब हो गई थी। मोम तो परेशान हो रही होती है, इसे कह देती हैं कि अब तो सारे ही वर्कर्स चले गए हैं, हम किसे कहेंगे कि हमें हॉस्पिटल लेके जाए, कोई तो हमारी मदद करे। यह फ़ौरन से ही लिन के रूम के बाहर आती है जहाँ पे कि उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। अब जो सारी बात का इसने बता दिया था वो तो फ़ौरन से ही इसके छोटे भाई को हॉस्पिटल लेके आ जाता है। मोम तो खुशी हो रही थी कि वैसे मानना तो पड़ेगा, यूलिन हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। इसलिए फिर अपनी बेटी से कह देती हैं कि पता नहीं इसने खाना भी खाया कि नहीं खाया, चलो तुम ही इसके साथ आज मिलकर ही डिनर कर लेना, ठीक है घर पे। मोम खुद तो चैन के साथ हॉस्पिटल में ही रुकने वाली थी। जैसे ही घर पे पहुंचते हैं तो ये उसे अपने लिए नूडल्स बनाने का ही कह देता है। खैर उसे टीज़ करके इसे जो मज़ा आता है ना, बस ना ही पूछो। बाद में ही असिस्टेंट के थ्रू जैसे ही किसी मामले को लेकर डिस्कशन कर रहा था तो इसे पता चल जाता है कि वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि किसी काम के सिलसिले में ही आज दोपहर के वक्त ये दोनों क्लोज भी आए थे और मिले भी थे। अब जो नूडल्स इसने बनाए थे वो तो खाने से मना कर देता है कि कहीं तुम इसमें पॉइजन तो नहीं मिला के लाई हो, पहले खुद टेस्ट करो फिर बाद में मैं खाऊंगा। अब वो खुद खा के दिखाती है कि नहीं ऐसी बात नहीं थी। इसे खाना खाते हुए जैसे ये बड़े प्यार से देख रही होती है। अब ये मन में सोच रहा होता है कि वैसे आज जो मैंने इसके भाई की हेल्प की है वो मेरे लिए काम बेकार नहीं गया है। अब इसने तो उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए इन्वाइट कर लिया था, वो भी मान जाती है। और बाद में तो ये बहुत ज़्यादा ही टुन्न हो गई थी। अब इसे याद आता है कि जो इसके डैड हैं जिनके उनके पास है शायद हमारी कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, चलो इसी से ही पता कर लेता हूँ कि कभी अपनी बेटी को उन्होंने कुछ दिया हो। अब ये तो टून थी तो शायद कि सारा कुछ बता देगी मुझे। अब इससे पूछने ही लगा था कि कभी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह तुम्हारे डैड ने तुम्हें देने की कोशिश की है, तो ये कह देती है कि नहीं मुझे तो उन्होंने कभी भी कुछ नहीं दिया। अब अचानक ही इसे डैड की कॉल आ गई थी जो कि यही पूछ रहे होते हैं कि हाँ जो मैंने तुम्हें काम करने को बोला था कुछ खबर मिली कि नहीं मिली, कि यूटिंग के पास हमारी कुछ फाइल्स हैं या नहीं है। ये कह देता है कि नहीं मैंने उनकी बेटी से ये सब कुछ पूछ लिया है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि वो इसे कुछ देने वाले थे। वैसे भी अपनी बेटी से तो कभी वो लव करते ही नहीं थे। ये तो सो गई थी। अब वो इसके ऊपर अपना कोट उड़ाने के बाद ही साथ में कार्ड भी रख के जाता है कि इसे पैसे चाहिए थे तो जितने भी चाहिए ले सकती है। उसके जाने के बाद ही ये भी उठ बैठती है। एक्चुअली में ये तो ड्रंक होने का प्रिटेंड कर रही थी।
अब उसके थ्रू इसे पैसे मिल गए थे कि चलो कोई नहीं है, इसने जो अपना मतलब निकालना था वो तो निकाल लिया। वैसे भी मुझे डॉक्यूमेंट्स का कुछ नहीं पता, चलो कम से कम मुझे पैसे तो मिल गए। जूलिन तो समझ रहा था कि जिस लड़की को अपने घर पे लेके आया था वो चली गई है, बट ना, ये मैडम इतनी आसानी से तो इधर से नहीं जाने वाली थी। अब जैसे इसे सेड्यूस करने के लिए आती हैं तो ये फ़ौरन से उसे साइड पे कर देता है कि आइंदा के बाद मेरे क्लोज मत आना। जूलिन तो निंग के अलावा किसी और लड़की के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन शेंजू के साथ इसे खाना खाने का मौका मिल ही गया था, बट ये सब कुछ देख के जूलिन को अच्छा नहीं लगता है, जो कि अपनी बहन को लेके इसी रेस्टोरेंट पे ही पहुंचा होता है। उसे तो काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही थी कि ये देखो इसके साथ कैसे हंस हंस के बातें कर रही होती है और मेरे सामने आते ही इसका मुंह क्यों बन जाता है। वो अब इसका हाथ पकड़ता हुआ साइड पे कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, समझी तुम। यहाँ से जाते जाते अचानक ही इसे घर से कॉल आ जाती है। मेड यही बता रही थी कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुन के इसकी परेशानी में इजाफा हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है भला। अब फ़ौरन से इसने जुन्नीन को सारी बात का बता दिया था। वो कह देता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी मॉम और भाई का पता चला के रहूँगा, और वैसे भी मुझे इस वक्त एक पार्टी में भी जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरी हेल्प कर दो, सो बदले में तुम्हारी मॉम को भी ढूंढ निकालूंगा। ये फ़ौरन से मान जाती है कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे जो कि इसने इसकी पार्टी का ड्रेस सेलेक्ट किया था उसमें इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है कि जूलियन तो अपनी आंखें चिपकाना ही भूल गया था। खैर अभी तो पार्टी के लिए लेट हो रही थी, दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसने तो शेंजू को कॉल करके अपनी मॉम और भाई का पता कराने का बोल दिया था, जो कि बाद में इसे यही खबर मिलती है कि इसकी मॉम और भाई को किसी और ने नहीं बल्कि जूलियन ने ही किडनैप करवाया है। मीन के वो प्रिटेंड कर रहा है। अब इसे इतनी आसानी से तो नहीं पा सकता था, इसे तो सारी सोची समझी उसी की साजिश लग रही होती है कि वैसे ये उसका बिल्कुल भी तरीका ठीक नहीं है। वो मेरी मॉम और भाई को ऐसे कैसे किडनैप करने का सोच सकता है। अब पीछे से वो भी आ गया था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा, और ये कहने के बाद ही वो इसे फोर्सफुली किस कर लेता है। तभी असिस्टेंट आके इसके रोमांटिक से सारे मूड को ही ख़राब करके रख देता है। यहाँ से वापसी पे एक गाड़ी ने आके इन पे अटैक कर दिया होता है, और ये देख के जूलियन तो घबरा गया था कि मुझे चाहे जो कुछ हो जाए बट निंग को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो इसे लेकर गाड़ी से छलांग लगा देता है। अब उन बंदों के हाथों से तो ये निकल के भाग ही गए थे। नेक्स्ट डे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। निंग मन में यही सोच रही होती है कि अगर आज जूलियन मेरी हेल्प ना करता तो इसकी जगह पे मैंने ही लेटे हुए होना था। इसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आ गई थी। ये तो शुक्र है कि निंग को कुछ नहीं हुआ था। अब इसने निंग को प्रोटेक्ट किया था, इसी बात का फ़ायदा उठा के उसे खुद को पानी का ग्लास पकड़ाने को बोलता है। अब जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाती है तो ये उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में ही बिठा लेता है। मैंने उसे परेशान करने का कोई भी मौका तो हाथ से जाने नहीं देता था। अब इसी बात से घबरा के जैसे ही वो सारी बातें सुनाती है इसे बहुत सारी कि तुम ही नहीं पक्का पक्का मेरी मॉम और भाई को किडनैप करवाया है ना, तुम्हें तो मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। ये सारी बातें सुन के तो जूलियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इससे कहने लगा था कि बिल्कुल मैंने ही तुम्हारी मॉम और भाई को किडनैप करवाया। अगर आज तुमने अपनी अच्छी सी परफॉर्मेंस ना दी तो फिर देखना मैं उनका क्या हाल करता हूँ। ये उसे अपनी शर्ट देने लगा था कि जाओ शावर लेके आओ। इसके जाने के बाद पीछे से असिस्टेंट की एंट्री हो जाती है कि आप इन्हें सारी बात का बता क्यों नहीं देते हैं। वेल ये काम बताने वाला था कि जब वक्त आएगा ना तो मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि वाकई में इसने उसकी मॉम और भाई को किडनैप करवाया कि नहीं। उसके बारे में तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। फ़िलहाल तो असिस्टेंट से कह देता है कि जो भी अच्छी अच्छी सी ड्रेसेस हैं जाके बाय करके लाओ। ये निंग को गिफ्ट देना चाहता था। अब उसके जाने के बाद ही शॉवर लेके निंग की भी एंट्री हो जाती है। अब तो ये उसे पकड़ लेता है कि तुम पहले जितना मर्जी मुझसे भाग लेती थी, आज के दिन तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। अब उसे इतना ज़्यादा नर्वस देख के करने लगा था कि चलो ठीक है, बस आज का दिन तो तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ बट नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। इसे अपनी ज़ाहिर है मॉम और भाई की टेंशन तो थी ही सही। ये भी कह देता है कि कोई नहीं तुम टेंशन मत लो, अब जहाँ कहीं भी है ना तुम्हारे भाई और तुम्हारी मॉम वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें ज़्यादा उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे शेंजू ने कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। ये जैसे ही जा रही होती है तो तभी पीछे से आके पूछने लगा था कि ये ड्रेस तुम्हें पसंद आई कि नहीं आई।
वो कह देती है कि नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं अपने लिए न्यू शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ ताकि अच्छी अच्छी सी ड्रेसेस बाय कर पाऊँ। वो तो एक बहाना था, असल में मिलने के लिए तो शेंजू से ही जा रही थी, क्योंकि निंग को पता था कि जूलिन कभी भी मुझे उसे नहीं मिलने देगा। इसके जाने के बाद ये असिस्टेंट को कॉल मिलाता है कि पता करते रहना कि वो कहाँ पे गई है। शेंजू तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए फिर रहा होता है और इसे बता रहा था कि हाँ, मैंने बिल्कुल सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, तुम्हारी मॉम किडनैप होने से पहले ही कंपनी गई थी किसी से मिलने के लिए। अब वही पर्सन बता सकता है कि आखिर को मतलब उसे किसने किडनैप करवाया। सारी बातें क्लियर हो जानी है। ये भी कह देती है कि ठीक है, हम ज़रूर आज ही उस पर्सन से मिलने के लिए जाएंगे। अब जैसे यहाँ से जा रहे होते हैं तो जूलिन के किसी दुश्मन ने इन दोनों को ही पकड़ लिया था। अब सभी को ही मालूम होता जा रहा होता है कि निंग जूलिन की वीकनेस है। अब वो इसी का ही यूज़ करके अपने सारे काम ही उससे निकलवाने के ही प्लान बना रहे होते हैं। ये बेचारी इधर से भागने की कोशिश तो करती है बट पकड़ी जाती है। अचानक ही अब ऊपर से एंट्री हो गई थी जूलिन की। खैर, वो इसे बचाने के लिए कैसे ना आता। ये लड़की तो उसे अपने साथ चलने को साइड पे ही बोलने लगी थी। यार, ये तो मैडम उसे सीड्यूस कर रही होती हैं। ये कहता भी है कि अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। इस बात से तो इन मैडम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। इन दोनों को साथ में देख के तो इसे और ज़्यादा ही मन ही मन में जूलिन पे गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने तो समझा था कि ये कभी भी इतना ज़्यादा फ्लर्टी नहीं है, बट नहीं, मेरी गलत फहमी थी। ऐसे ही जा रही थी तो अचानक ही सामने से फिर जूलिन आ जाता है कि मैडम किधर जा रही हो। वेल, अब इसे सारी बात का पता चल गया था कि आज के दिन ही इसने उसे अपने ही बॉयफ्रेंड के सामने एक्सपोज कर दिया था, उस लड़की को। खैर, अब जो भी काम था, उसने इसकी गर्ल को टच किया था, किडनैप करवाने की कोशिश की थी, और ये अपना बदला उस मैडम से कैसे ना लेता। अब ये उसे घर चलने को बोलता है। ये मना कर रही होती है कि नहीं, शेंजू अंदर किडनैप है, मुझे उसे लेके ही जाना पड़ेगा, मेरी वजह से उसकी ये हालत हुई है। और ये सुन के उसे जेलसी होती है कि आखिर को शेंजू में इतनी क्या खास बात है जो कि मुझ में नहीं है, तुम बस उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होती जा रही हो। खैर, शेंजू को तो इसने छुड़वा लिया था। अब जैसे उसकी केयर कर रही होती है, उसका हाथ पकड़ती है कि चलो चलते हैं। ये अब फ़ौरन से ही शेंजू से कह देता है कि वैसे एक आदमी को ना एक लड़की का हाथ पकड़ के चलना नहीं चाहिए, तो फिर उसकी मर्दानगी क्या बनती है। ये सुन के अब शेंजू अपना हाथ इसे छुड़ा लेता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल एक मर्द हूँ, मुझे अब अपने बलबूते पे यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ से वापसी पे तो निंग जूलिन पे भड़की हुई होती है कि तुमने तो कहा था कि मुझे मेरी मॉम और भाई से मिलवा दोगे, सारे काम करवा लेते हो, बट फिर अपने ही वादे से मुकर जाते हो। मुझे हर हाल में उनसे मिलना है। ये भी कह देता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, मैं मिलवा ही दूंगा। अब वैसे भी पहले ही जेलिस फील कर रहा था जब जब जी शेंजू के क्लोज आती है। अब तो इसने साफ मना कर दिया था कि आइंदा के बाद ज़रा मैं तुम्हें शेंजू के साथ देखूं तो सही, तुम्हारा क्या हाल करता हूँ तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। तुम जस्ट मेरी कर लो, मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हो। जैसे ही डैड को मालूम हुआ था कि कैसे एक लड़की की वजह से इसके दुश्मन इसे ही टारगेट कर रहे हैं, वो उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि क्या सच में वो लिटिल गर्ल तुम्हारी वीकनेस बन चुकी है, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। ये अब डैड को अश्योर करवाने लगा था कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस सिंपैथी दिखाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए चला जाता हूँ। डैड कहाँ इसकी बातों पे विश्वास करने वाले थे। उनके हाथों तो एक मोहरा लग गया था कि अब उसी लड़की का ही यूज़ करके हम इसे अपनी कंपनी वापस ले लेंगे। बस एक दफ़ा मेरा बेटा ठीक होके वापस आ जाए, फिर देखना कैसे अपनी फैमिली और अपनी कंपनी सभी से कैसे बाहर निकाल फेंकता हूँ। इवन के इन साहब को तो जेल ही भेज दूँगा। हम इनके यहाँ पे तो इनकी नीयत तो काफ़ी ज़्यादा ही बदल के रह गई होती है कि जहाँ देखो बस जूलियन के ही चर्चे होते हैं। अब ये सब कुछ खुद ही संभालना चाहते थे। निंग को उस बंदे का जैसे ही पता चला था कि जिससे मॉम मिलने के लिए गई थी, ये फ़ौरन से ही उनके पास पहुंची हुई होती है। अपनी मॉम के बारे में कुछ बातें करना तो चाह रही थी। वेल, अब उस पर्सन को जो कुछ भी पता होता है वो सारा ही से बता देता है। ये तो वहाँ से चली गई थी, इसके बाद ही वही बंदा फ़ौरन से ही कॉल मिला देता है जूलिन को कि बॉस, आपने जो करने को बोला था मैंने कर दिया। अब रीज़न जो भी है, जूलिन तो बिल्कुल नहीं चाहता है कि निंग को ज़रा भी मालूम हो कि उसकी मॉम और भाई कहाँ पे हैं। तभी तो वो जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है उसकी राह में रुकावट बन के आ जाता है और सारे ट्रैप्स इसने बिछाए हुए हैं कि इन सारे मामला से वो दूर ही रहे। जैसे ये शेंजू से मिलने के लिए आती है तो वो इसे अपने साथ अब्रॉड चलने को ही बोलने लगा था कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी मॉम और भाई उधर ही हैं, हम ज़रूर जाके उनसे मिल लेंगे। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसने दे दिए थे कि इन पे साइन करके मुझे बता देना कि तुम वाकई में जाना चाहती हो कि नहीं उन्हें तलाश करने के लिए। ये घर पे आके सारा कुछ जो भी फॉर्म वगैरह होते हैं फिल कर देती है। अब उसे छुपाने की कोशिश तो करती है बट
जूलियन की नज़र पड़ गई थी। इससे पहले कि वो पेपर उठाता, अचानक ये उसके क्लोज आ जाती है, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। वो भी कह देता है कि लगता है आज तुम्हारा मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चलो मुझे भी ये मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। इसके बाद ही कल अपनी बर्थडे पार्टी में बिल्कुल फुल तैयार होकर आने को ही बोलने लगा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे उस स्पेशल दिन में तुम मेरा साथ दो। ये भी कह देती है कि चलो कोई नहीं है, एक ही दिन है, मैं इसके साथ बिता लूँगी, और वैसे भी उसके बाद मैंने तो चले ही जाना है। अब इस पार्टी में तो इस बेचारे के लिए तो केक का कहीं से भी डैड ने अरेंज नहीं किया था तो ये उनका एडॉप्टिव सन ही सही, वो कभी भी इसे लव नहीं करते थे, बट हमेशा ही इसका यूज़ करते हैं। ये सारी बातें हैं तो इधर निंग को बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। वो तो फ़ौरन से ही एक केक बाय करने के लिए पहुंच आई थी। अब फिर बाद में उसे स्पेशल सरप्राइज़ भी देती है, और जिसे कि देख के तो यहाँ पे इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि आज तक किसी ने भी मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी है जितनी कि तुम दे रही हो। उसे तो इसका ये केक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। वो थोड़ा बहुत हैरान भी था कि वैसे एक बात तो है कि आज के दिन तुम मुझे स्पेशल ट्रीट क्यों कर रही हो, पहले तो कभी नहीं किया। अब उसे क्या पता कि ये तो उसे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए अब्रॉड जाने वाली है। वो बस अपने लास्ट मोमेंट्स इसके साथ गुजारना चाहती है। अब यहाँ पे हमें फील होता है कि जैसे हो ना हो इसके दिल में भी जूलियन को लेके फीलिंग्स डेवलप हो ही चुकी हैं। अब एक बहाने से जैसे उधर से चली गई थी। अब थोड़ी देर के बाद इसे असिस्टेंट के थ्रू पता चल जाता है कि निंग तो ये कंट्री छोड़ के जा चुकी है। ये सब कुछ सुन के तो इसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था कि निंग तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। मैंने कहा भी था कि मुझे छोड़ के जाने का कभी सोचना भी मत, बट नहीं, तुमने मेरी एक भी नहीं मानी है। अब देखता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या हाल करता हूँ, फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना। अब यहाँ पे भी आके इसे तो कोई भी क्लूज़ नहीं मिल रहे थे, ना ही अपनी मॉम के और ना अपने भाई के। यहाँ से वापसी पे ही इसे किसी ने किडनैप कर लिया होता है। खैर वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ही था, क्योंकि वो इसे सबक सिखाना चाहता था। इसके बाद ये असिस्टेंट को एक चेन देता है कि यही वाली उसके पाँव में बांध देना। अब इसके पाँव में वही चेन बांध दी गई थी। अब जैसे इसकी आंख खुलती है तो हैरान होती है कि मैं किस जगह पे हूँ और मुझे यहाँ पे कौन लाया है। बहुत जल्दी इसे पता चल जाता है कि जिस पर्सन ने इसे किडनैप करके रखा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि जूलियन ही है। अब सारी ही बातों का जूलियन को मालूम हो गया था। अब इसे सिर्फ और सिर्फ शेंजो को ही चिंता होती है कि आपने उसके साथ क्या किया, उसे मत गलत समझना, वो मेरी वजह से यहाँ पे आया है। ये कहता है कि अच्छा तो तुम्हें अभी भी उसकी चिंता हो रही है ना, मैं तुम्हें और ना उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। इवन के इस बेचारी को इधर ही जंजीरों से बांध के उसने रख दिया था कि आइंदा के बाद मुझे छोड़ के जाने का सोचना भी मत, समझी तुम। इधर शेंजू से कुछ पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि जो भी सारी बातें तुम्हें मालूम है ना मुझसे शेयर कर लो, ये ना हो कि बाद में ना जो मैं तुम्हारे साथ सलूक करूँगा फिर सारी ज़िंदगी तुम पछताते रहना। वो तो बिल्कुल नहीं बताने वाला होता है। खैर इसे भी अब गुस्सा आ गया था कि अब देखो मैं तुम्हारे ये हाथ कैसे काटता हूँ। इधर इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो डॉक्टर देखने के लिए आता है। इसने तो खाना खाने से भी साफ इनकार कर दिया था। 3 दिन हो गए थे, निंग ने हाथ खाने को टच भी नहीं किया था। अब यही सारी बातें जैसे ही जूलियन को मालूम हुई थी वो इसे देखने के लिए आता है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो फिर ठीक कैसे होगी। शेंसू की जो भी सारी असलियत थी वो निंग के सामने ला के रख देता है। एक्चुअली में वो भी इसका यूज़ कर रहा था, उसे नहीं पता था कि निंग की मॉम और भाई कहाँ पे हैं। वो तो जस्ट अपने काम निपटाने की खातिर ही इस बेचारी को इधर अब्रॉड भी लेके आया, क्योंकि वो जूलियन के जो भी सारी बिलोंगिंग्स वगैरह थी उस पर कब्जा करना चाहता था और उसे एक मोहरा मिल गया था और वो थी बेचारी निंग। ये सारी बातें सुन के निंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई, मैं तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। जूलियन से दुश्मनी के चक्कर में तुमने मेरा सारा ट्रस्ट खो दिया। अब आइंदा के बाद मैं तुम पे कभी भी एतबार नहीं करूँगी। इसने तो अपनी फ्रेंडशिप भी उसे तोड़ दी होती है। अब नेक्स्ट सीन में इसे वापस घर पे ही दिखाया जाता है। अब मिन तो इसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं मानती हूँ कि मेरा भाई थोड़ा सा साइको है, बट जो मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर है उससे ज़्यादा मैं जूलियन से लव करती हूँ और वो हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट करता है। एक दफ़ा बचपन में मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था, तब हालांकि मेरा जो बायोलॉजिकल भाई था उसने कोई भी मदद नहीं की थी। इवन कि मेरे डैड तक ने कह दिया था कि अगर इसे मारना है तो बिल्कुल मार सकते हो। तब उस मुश्किल घड़ी में सिर्फ और सिर्फ जूलियन ही मुझे बचाने के लिए आया था। ठीक है, ऊपर ऊपर से मानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ही खड़ूस है, कोल्ड हार्टेड है, इतनी ज़्यादा केयर नहीं करता है, बट
वो हमसे बहुत ज़्यादा लव करता है। अब ये सब कुछ सुन के इसे भी एहसास हो ही रहा होता है कि हाँ, वाक़ई में ऐसे ही है। इतनी दफ़ा तो उसने मेरी भी जान बचाई हुई है। हालाँकि शेंज़ू के बारे में भी मुझे नहीं पता था, पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता, लेकिन फिर भी उसके चुंगल से भी उसने मुझे बचा लिया। अब ये तो उसे रिपे करना चाहती थी, अब समझ नहीं आ रही होती है कि कैसे करूँ। अब फ़ौरन से उसके पास पहुँच आई होती है कि ठीक है, मैं अब फुल तैयार हूँ आपके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। इससे पहले कि इनके बीच कुछ भी होता, अचानक ही उसे इमरजेंसी में कॉल आ गई थी। अब वो जाने से पहले ही इसे अपना कार्ड दे के जाता है कि जितनी मर्ज़ी शॉपिंग करना चाहती हो ना, बिल्कुल कर लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। अब उसके पैसों से तो इसने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली होती है कि चलो, अब उसे रिपे करने के चक्कर में मुझे कम से कम पैसे तो मिल गए। काफ़ी ज़्यादा ही खुश दिख रही थी। अचानक इसके डैड इसे कॉल करते हैं कि अगर वाक़ई में पता चलाना चाहती हो कि तुम्हारी मॉम और भाई कहाँ पे हैं, तो मुझसे मिलने के लिए आओ। यहाँ से जाने से पहले निंग ने अपने साथ एक चाकू भी रख लिया था। अपने डैड के करतूतों का तो इसे पता ही होता है कि इस बार फिर कहीं वो मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहे। अगर मॉम और भाई की बात ना होती ना, तो मैं बिल्कुल भी उधर ना जाती। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे डैड ने अपनी बेटी को कुछ गुंडों के हाथों बेच दिया था। अगर तब इसकी स्टेप मॉम ना बचाती, तो ये बेचारी पता नहीं आज किन हालात से गुजर रही होती। तभी तो ये अपनी स्टेप मॉम से इतना ज़्यादा लव करती है। खैर, सारी स्टेप मॉम्स एक जैसी तो नहीं होती है ना। ये अपने डैड से मिलने के लिए जा रही थी, तो ड्राइवर ने फ़ौरन से ही ये वाली ख़बर तो अपने बॉस को दे ही दी होती है। अब डैड तो ज़ाहिर सी बात है साफ मुकर गए होते हैं। आज भी उन्होंने अपनी बेटी को दूसरे बंदों के हाथों बेच दिया था और ये फ़ौरन से ही चाकू से उन्हें पकड़ लेती है कि अब की बार तो मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई हैं कि आपके कहने में आ जाऊंगी। अगर मॉम की बात ना होती तो बिल्कुल भी इधर ना आती। डैड भी कह देते हैं कि अच्छा, तो तुम अपनी मॉम से इतना ज़्यादा लव करती हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम जानबूझ के ही तुम्हें छोड़ के गई हैं। खैर, उन्हें किसी ने भी किडनैप नहीं करवाया है। अब यही सारी बातें सुन के ये तो शौक के मारे बेहोश हो गई थी। जूलियन को तो जैसे ही खबर मिली थी कि निंग कहाँ पे है, वो तो इसके पीछे पीछे पहुँच आए होते हैं। हॉस्पिटल में भी ये अपनी मॉम को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती है कि आप मुझे छोड़ कर क्यों चली गई। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि मॉम इसे छोड़ के जाने से पहले जूलियन से मिलने के लिए आई थी कि मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना। अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने जूलियन को ही दी थी। एक्चुअली में वो अपने होम टाउन वापस जा रही थी, और वैसे भी निंग तो इनकी स्टेप डॉटर थी कि पता नहीं सारे लोग उसे कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं उसके साथ कैसा सलूक करें। पहले मैं उनसे इजाज़त मांग के आऊँगी, उसके बाद ही अपनी बेटी को फिर जूलियन के हाथों से वापस लेके जाऊँगी। और इस बारे में तो उन्होंने जूलियन से ये भी प्रॉमिस लिया था कि प्लीज़ निंग को मत बताइएगा, वरना वो ऐसे ही खामा में परेशान हो जाएगी। इसने भी अपना प्रॉमिस निभाया था। तभी जब वो पूछती थी, ये उसे नहीं बता पाता था कि ऐसे ही बेचारी हर्ट हो जाएगी। यही रीज़न था कि ये तब उससे इसकी मॉम को लेके कोई भी डिस्कशन नहीं करता था। अभी भी वो बुड़बुड़ा रही होती है कि मॉम क्यों चली गई। ये उसे होश में लाने की कोशिश करता है। जब वो नहीं सुन रही होती, तो अब की बार भी इसने उसे किस कर ली थी, तब जाके उसे होश आता है, ऐसे उसे दूर कर देती है। बाद में जैसे ही मिन के थ्रू निंग को पता चलता है कि जूलियन की इंगेजमेंट होने वाली है। खैर, इस बेचारी को तो बिल्कुल भी मालूम नहीं था। ये सुन के अब काफ़ी ज़्यादा ही दुखी हो गई थी कि क्या सच में जूलियन ने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में। अब वो भी जानती थी कि ये भी जूलियन को पसंद करती है। इसका मूड फ्रेश करने के लिए एक मेल मॉडल को उसने बुलवा लिया था कि तुम चाहे जितना चाहे इसके साथ आज की रात स्पेंड कर सकती हो, बाकी जो पैसे वगैरह हैं वो मैं पे कर दूँगी। खैर, ये तो काफ़ी ज़्यादा ही ड्रंक हो गई थी। ये सब कुछ तो जूलियन ने भी देख लिया था। उसे तो काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही होती है कि मेरी ही बहन ने इसके लिए एक मेल मॉडल का अरेंज क्यों किया। क्या वो नहीं जानती है कि मैं कितना ज़्यादा इसे लव करता हूँ। अब वो वापसी पे इसे ही लेके जाने ही लगता है। उसे नाराज़ होती है कि तुम इंगेजमेंट करने वाले थे तो इस बार में मुझे क्यों नहीं बताया। खैर, इसका मूड फ्रेश करने के लिए जो कब से ही कह रही थी कि मुझे एक पपी ला के दो, अब जैसे ही देता है तो तब जाके ये बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। अपने सारे गमों को भुला देती है। दूसरी तरफ ही हमें डैड को बहुत ज़्यादा खुश दिखाया जाता है। उनका अपना बेटा ठीक हो के कंट्री वापस आ गया था। अब यही कह रहे होते हैं कि अभी फ़िलहाल तो मैंने नहीं बताया कि तुम वापस आ गए हो, बस एक दफ़ा पार्टी का अरेंज कर लूँ, उसके बाद ही सबसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूँगा। और बाकी रही बात जूलियन से निमटने की, तो उसके ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई तो ये खिचड़ी पका ही रहे होते हैं कि वो जो लिटिल गर्ल है ना, उसे हम अपने हाथों में ले लें, फिर देखना कि क्या हाल करते हैं हम जूलियन का।
इवन के इस तरह से तो हम उसे मरवा भी सकते हैं। इनकी ये सारी बातें तो निंग ने सुन ली होती हैं। उसका पपी इन्हीं की साइड पे आ गया था। अब जैसे उसे पकड़ने के लिए आती है तो तभी ये सॉन्ग इसे देख के पहचान लेता है कि तुम ही निंग हो ना, जिससे कि जूलियन काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। क्या तुम्हें पता है कि उसकी कल इंगेजमेंट होने वाली है? इसका मतलब है कि तुम्हें बुरा तो लग रहा होगा और जूलियन इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ता नहीं है, अपनी लाइफ तो बसाने जा रहा है। अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो मैं दिलवा सकता हूँ, बट उसके बदले में तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का कल पार्टी में प्रीटेंड करना पड़ेगा। ये भी मान गई थी। अब मन में ये भी सोच रही होती है कि चलो एक तरह से तो जूलियन से जान छूट जाएगी, और वैसे भी ये लोग मुझे उसकी वीकनेस मानते हैं, तो इस तरह से कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। जूलियन इस लड़की से बिजनेस मैरिज ही कर रहा होता है कि बस एक दफ़ा ये सब कुछ आराम से हो जाए, उसके बाद ही मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा निंग को, वो मुझे ज़रूर समझ जाएगी। अब जैसे उसकी नज़र पड़ती है कि निंग मैडम तो सॉन्ग के साथ घूम रही है और इवन के सॉन्ग इसे अपनी गर्लफ्रेंड कह के सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अब इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसने ये सब कुछ कब कर लिया। इवन कि मैं तो इस पे नज़र रखता था, तो मुझे क्यों नहीं पता चला। या उसकी नज़रों से बच के भाग के जैसे रूम में आती है तो पीछे पीछे जूलियन भी पहुंच आया होता है कि तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड कब से बन गई, और वैसे भी मैंने मना किया था ना कि मेरे अलावा किसी और भी लड़के के बारे में तुमने नहीं सोचना है। फिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई, बताओ ज़रा मुझे। अभी से निमट रहा होता है कि बाहर से ही सॉन्ग आवाज़ लगाता है कि निंग क्या तुम रेस्ट कर रही हो। उसे देखने के लिए ही आया था क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही होती है कि अचानक ही पार्टी में से वो बाहर क्यों आ गई। ये उसे कह देती है कि हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती थी, थक गई थी तो इसलिए अपने रूम में आ गई, आप यहाँ से चले जाओ। विलियन साहब होते हैं कि बिल्कुल भी इसे नहीं छोड़ रहे होते। अब निंग को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि तुम खुद को समझते क्या हो, मेरी लाइफ है, मैं मर्जी चाहे जिसके साथ गुजारूँ। बाहर आके सॉन्ग को भी वार्न करने लगा था कि देखो निंग सिर्फ और सिर्फ मेरी है, अगर आइंदा के बाद तुमने उसके क्लोज जाने की कोशिश की ना तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अगले दिन खाने की टेबल पे ये सब अनाउंस करते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड निंग को लेके बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ अब्रॉड। ये सुन के तो अब इसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है कि क्या मैंने तो इसे मना किया था कि निंग के क्लोज मत आना, और ये उसे अपने साथ ही लेके जा रहा है। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो ये पूछ लेती है सॉन्ग से कि हाँ अब बताओ कि मेरी हेल्प क्यों कर रही हो फ्रीडम दिलवाने में। वो इसे पकड़ लेता है कि तुमने क्या समझा हुआ है कि बस इतनी आसानी से यहाँ से तुम आज़ादी मिल जाएगी और चली जाओगी, बिल्कुल भी नहीं। देखो अब कैसे मैं तुम्हारा यूज़ करता हूँ, कैसे बचाने के लिए आता है तुम्हें जूलियन। हमेशा ऐसे ही उसे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बल्कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा हूँ। मुझे पता है कि तुम भी उसे पसंद करती हो ना, ऐसी ही बात है। क्या इसने भी इसे पकड़ाने के लिए ये सारी कुछ साजिश की हुई थी। जूलियन तो इसके साथ ही मिला हुआ था और वो आके यहाँ पे इसे अच्छा खासा सबक सिखा देता है अपने भाई को कि आइंदा के बाद तो इसे टच करने का सोचेगा भी नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें जूलियन और निंग दोनों को साथ में ही दिखाया जाता है। वो तो हमेशा हमेशा के लिए इसे अपने घर पे बांध के ही रखना चाहता था, और ये मना कर रही होती है कि आपको क्या हक बनता है मेरे साथ ऐसा करने का। अब फाइनली बहुत सोचने समझने के बाद ही जूली ने निंग से अपने लव की कन्फेशन कर ली थी कि मैं वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, तुम्हें खोने का कभी सोच नहीं सकता हूँ। अब वो इससे लव करता था, इस बात का एहसास तो निंग को हो गया होता है। अब तभी कब से ही जो नज़र रखी हुई थी सॉन्ग ने इन्हें शूट कर देता है। निंग को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जूलियन आगे से आ गया था, सो गोली लगने की वजह से वो तो बेहोश ही हो गया होता है। नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। इतने दिन हो गए थे अभी तक ये कोमा से बाहर नहीं आया था। इसकी सेफ्टी के लिए कि हर कोई मेरा यूज़ करके इस बेचारे को कैसे परेशान करता है, तभी निंग ने इससे दूर जाने का फ़ैसला कर लिया था और असिस्टेंट से कह देती है कि इस बारे में बिल्कुल भी इसे मत बताना, मैं जस्ट इसकी प्रोटेक्शन ही चाहती हूँ। जूनिन को जैसे ही होश आता है तो असिस्टेंट जियांग के थ्रू इसे पता चला था कि घर में आग लगने की वजह से निंग की तो डेथ हो गई है। ये तो फेक डेथ का ही सीन इधर इन लोगों ने क्रिएट कर दिया था। वो तो इमोशनल हो जाता है कि निंग मुझे ऐसे छोड़ के कैसे चली गई। क्या इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद। निंग एक बहुत ही बड़ी लॉयर बन गई होती है। अब अपनी ही बेस्टी से मिलने के लिए एक बार ही आ गई थी और मन में ये भी सोच रही होती है कि मेरे कंट्री वापस आने के बारे में। जैसे ही जूलियन को पता चलेगा, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। खैर कोई बात नहीं है, अब जो भी होता है मैं सारी चीज़ों को ही फेस करने के लिए तैयार हूँ।
आज तो इसने काफ़ी ज़्यादा वाइन पी ली थी और टुन भी हो गई होती है। इससे पहले के नीचे गिरती जूलिन आके इसे पकड़ लेता है। अब ये समझ रही थी कि जूलिन को कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं ज़िंदा हूँ कि नहीं, बट ऐसी तो कोई बात नहीं थी, वो तो सारी सच्चाई के बारे में जानता था। अब इसे लग रहा था कि पहले भी सपनों में मैं लिन को ही देखती हूँ, तो आज भी मुझे वही नज़र आ रहा है। खैर ये तो रियलिटी थी। अब दोनों यहाँ पे इंटीमेट भी हो गए थे। अगली सुबह जैसे इसकी आँख खुलती है तो इसके हाथ में ब्रेसलेट पहना के, जो कि अपना फेवरेट था जूलिन का, वो तो जा चुका था। अब इसे पता चल जाता है कि ओह, तो ये रियलिटी थी, रात को मैं कोई भी सपना नहीं देख रही थी। मोम भी अपनी बेटी को वापस लेने के लिए आ गई थी और अचानक ही यहाँ पे इसकी मुलाकात शेंजू से भी हो जाती है। अब शेंजू तो जूलिन का राइवल ही था। अब यही समझ रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि जिस तरह के मैं जूलिन से हेट करता हूँ वैसे तुम भी करती हो ना, कि वो तुम्हें कितना ज़्यादा टॉर्चर किया करता था। अब तो मेरी फैमिली और शाय फैमिली दोनों ने ही उससे अपना छुटकारा हासिल करने का फ़ैसला कर लिया है। हम लोगों ने एक खेल रचाया है, देखते हैं कि जूलिन अब हमारे हाथों से कैसे बच पाता है। ये सारी बातें सुन के इसे जूलिन के लिए बुरा लग रहा था। अब अचानक ही लिफ्ट में इसकी मुलाकात जूलिन से हो जाती है। ये जो उसका ब्रेसलेट वो पहना के गया था उसे वापस कर देती है कि मुझे नहीं चाहिए। जो कि सारी बातें इसे की थी शेंजू ने, इसे भी डिस्कस कर लेती है कि क्या सच में अब तुम्हारी बर्बादी का वक्त आ गया, तुम कैसे सरवाइव कर पाओगे। अब वो कह देते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अव्वल तो मैंने बच जाना है, वो इतनी आसानी से तो मुझे नहीं पकड़ सकते हैं। खैर अगर देखो कल को मुझे कुछ हो भी जाता है तो तुम प्लीज़ अपना पीछे से ख्याल रखना। ये सुन के इसे बुरा लग रहा था कि इसे हेट करती थी, लेकिन अब मुझे ये सब कुछ बुरा क्यों लग रहा है, ऐसे कि जैसे कि ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कह रहा हो। अब जो कि ब्रेसलेट जो उसे वापस करने के लिए आई थी वो दोबारा जैसे पहना देता है कि मेरी खातिर इसका ख्याल रखना, ठीक है। अब पता नहीं हम आइंदा के बाद कब मिलेंगे। अगले दिन ही न्यूज़ के थ्रू इसे खबर मिल गई होती है कि जूलिन का सब कुछ बर्बाद होकर रह गया है। और ये भी बात पता चलती है कि जियांग, जो कि उसका फेवरेट असिस्टेंट हुआ करता था, उसने भी उसे धोखा दिया। इसे बुरा लग रहा था। अब पुलिस तो जूलिन के पीछे ही होती है कि जैसे ही वो हमें मिलेगा हम उसे जेल भिजवा देंगे। अब इसे टेंशन हो रही थी कि वो भला छुपने के लिए कहाँ गया होगा। अचानक इसे याद आता है कि जहाँ भी हम लोगों ने मिलके साथ में टाइम स्पेंड किया था, मीन कि जहाँ पे उसने मुझे किडनैप करके रखा था, ज़रूर वो उधर ही होगा। उसे जैसे ही देखने के लिए आती है, वाकई में वो तो बैथ टब में ही बैठा हुआ था, वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन था, तो वो इसे आके पकड़ लेती है। और इसे पकड़ने के चक्कर में ही दोनों काफ़ी क्लोज भी आ गए थे। इसे फीवर हो गया था, मेडिसिन लेने को बोलती है, बट वो साफ मना कर देता है। अब इसे भी गुस्सा आ जाता है, ये क्या बच्चे बने फिर रहे हो तुम, मीन के मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हो। वो अब जल्दी से ही मेडिसिन को मुंह में लेके अब इसे ही देने की ट्राई करती है। दोनों काफ़ी रोमांटिक भी हो गए थे। अब बाद में कुछ पैसे भी इसने उसे पकड़ा दिए थे कि मानती हूँ कि पहले तुम मुझ पे खर्च किया करते थे, अब मेरी बारी है। ये सब कुछ देख के तो इधर हमारा हीरो स्माइल करने लगा था कि ये क्या सच में समझ रही है कि मैं इतना कंगाल होकर रह गया हूँ। अभी लगता है इसे मेरी चाल के बारे में पता नहीं है। मैंने हार नहीं मानी। मैं जियांग तो प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे कि वो यूलिन की साइड पे नहीं है। अब जो भी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है शेंजू की फैमिली और शाय फैमिली की, वो अपने बॉस को तो चोरी चोरी देता ही रहता है। इन दोनों ने मिल के ही उन फैमिलीज़ को तबाह बर्बाद करने का तो डिसाइड कर लिया होता है कि वो इसे धोखा देने का कैसे सोच सकते हैं। सारी ज़िंदगी तो ये उनकी कंपनी को संभालता आया। अब जो उन्होंने किया था इसका वापस लेना तो बनता ही था। अभी इस वक्त तो ये निंग से मिलना चाहता था। उसे मैसेज कर देते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। अब जैसे ही वो भागी भागी आती है तो सामने से देखती है कि अरे ये तो जस्ट ऐसे ही नाटक कर रहा था। वो इसे बैक हक कर लेते हैं कि यार मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मिस कर रहा था, तुम्हें तो मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं है। और अपना बाजू भी दिखाने लगता है कि ये देखो मुझे वाकई में चोट आई थी। अब मीडिया के सामने जाके जो भी शाय फैमिली या शेंजो फैमिली की पोल्स वगैरह होती हैं कि कैसे इलीगल काम कर रहे थे और इवन कि इन्होंने इसके साथ कैसा सलूक किया, ये गलत नहीं था बल्कि वो गलत थे। मीडिया के सामने तो इसने उसे एक्सपोज कर दिया होता है। और बाकी रही अपनी कंपनी, तो वो भी दोबारा से ही इन साहब से लेने के लिए पहुंच आया होता है कि आपने क्या समझा था कि आप मेरे साथ जो भी करेंगे मैं उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने अब मिस्टर शाय से अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह भी वापस ले ली होती है। पहले तो डैड बड़ा ही हक जताते थे जैसे कि सब कुछ उनका है, बट अब तो उनके हाथों कुछ भी नहीं रहा था, ना उनका बेटा और ना ही कंपनी। इवन कि इसने अपनी न्यू कंपनी भी ओपन कर ली होती है। अब न्यूज़ के थ्रू तो निंग को भी मालूम हो जाता है कि ओह, तो जियांग ने उनको धोखा नहीं दिया था बल्कि जूलिन और वो मिलके ही काम कर रहे थे और इसे उसने झूठ बोला।
इसी बात का ही तो सबसे ज़्यादा इसे दुख होता है कि मैं तो इसके क्लोज थी ना। शाय को तो जूलियन पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था कि हमारी फैमिली को डिस्ट्रैक्ट करके वो अपनी मज़े की ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है। उसकी जो सबसे प्यारी चीज़ होती है मिन के निंग, इसने उसे किडनैप कर लिया ताकि अब तुम्हारा ही यूज़ करके, जो कि पहले ही हमने प्लान बना के रखा हुआ था कि उसे तबाह करेंगे। अब देखता हूँ कि वो तुम्हें बचाने के चक्कर में कैसे नहीं आता। फ़ौरन से ही अब जूलियन को कॉल मिलाता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो तो हमारे पास आ जाओ। खैर इसे मुसीबत में देख के वो हेल्प करने के लिए कैसे ना आता। अब शाय कह देते हैं कि अभी मेरी आंखों के सामने एक चाकू को खुद में स्टैब करो, तभी तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड को मैं छोड़ूंगा, वरना ऐसे तो नहीं। अब जैसे ही वो कहता है इसे भी वैसा ही करना पड़ गया था। ये तो शुक्र है कि इसने ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दिया होता है, वो सारे इसकी मदद करने के लिए आ गए थे। ये बेचारी तो इमोशनल हो जाती है कि हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आप अपना ये हाल क्यों बना लेते हैं। बाद में तो वो इससे पूछ लेता है कि अब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए कि क्या वाकई में मुझे पसंद करती हो कि नहीं। ये भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत पहले से ही आपको लव करने लगी थी, बस ये बात कभी आपसे कन्फेस नहीं की। ये सुनते ही अब निंग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन मिनी से कॉल करके कहती है कि भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, निंग जल्दी से पहुंचो। ये भी घबरा गई थी कि पता नहीं क्या हो गया, आज सुबह तो बिल्कुल ठीक था। अब आगे आगे से पता चलता है कि इन सारे लोगों ने मिलके इनके ही मैरिज प्रपोजल का अरेंज किया हुआ था। उसने ऑफिशियली इसे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था, अब फाइनली अपने लव की कन्फेशन भी कर देता है और इसे शादी के लिए प्रपोज भी। अब मिस्टर शाय और शेंजू जो भी अपने सारे दुश्मन थे, उन्हें तो इन लोगों ने ठिकाने पे लगा दिया था। अब बहुत सारी मुश्किलात को फेस करने के बाद दोनों भी एक हो ही चुके होते हैं, इन्हें अब कोई नहीं था अलग करने वाला। इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।